जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक है? चलिए जी, ये आज का एक लेक्चर मैं कंपनसेशन के तौर पे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि हमारे लास्ट वीक कुछ लेक्चर्स मिस हुए थे। तो आज हमें अलाउ किया गया था टू गो फॉर द टाइम टेबल। तो उसी सिलसिले में आज का लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है और कल का लेक्चर आप लोगों को याद होगा और वो मैंने अपलोड भी किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा यकीनन। और वो मैं थोड़ा-सा अगर आपको ब्रीफ कर दूँ, तो हमने थोड़ा-सा रेवेन्यू और एक्सपेंस के बारे में पढ़ा था, कि रेवेन्यू और एक्सपेंस क्या होते हैं, उनके हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी देखी थी। और आज हमने एक्चुअली पढ़ना है द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज़ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और जो रेवेन्यू और एक्सपेंस है उसके बारे में अगर थोड़ा-सा रिकैप करें, तो रेवेन्यू की बात थी द इनफ्लोज़ from the business operations and expenses were the outflows arising from the business operations. Basically inflow और outflow ये basic words है जो इनको differentiate करते हैं। अच्छा, अब बात करें अगर इसकी इन दोनों के डिफरेंस की, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि कंपनी के पास कुछ इनफ्लोज आ रहे हैं, कुछ आउटफ्लोज आ रहे हैं। अब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब हो भी सकते हैं, बट most of the cases in most of the cases these two won't be equal. कभी इनफ्लो ज्यादा हो जाएंगे, कभी आउटफ्लो ज्यादा हो जाएंगे। सो आपको बेसिकली आपका टारगेट क्या है कंपनी का? ऑब्वियसली कॉमन सेंस सेज दैट द कंपनी टारगेट इज टू इंक्रीज द और मैक्सिमाइज द इनफ्लोज and minimize the outflows. In other words, the company would want to maximize the revenue and minimize the expenses. Why is that so? Yeah, what would the company earn or gain by doing this? The company would incur a profit if the company is successful in doing so, and by this we can say that profit is actually the difference between revenue and expense, the difference between inflows and the revenue and the outflows of the business. और इसको इस डिफरेंस को हम कहते हैं it is a profit. A profit is only realized when the inflows are more than the outflows. आपके पास जो पैसे आए हैं, यानी आपने जो कमाई की है वो ज्यादा है उन पैसों से जो गए हैं, जो खर्चा हुआ है या एक्सपेंस हुआ है। और दिस इज वेरी कॉमन सेंस, ये बचपन से आप प्रॉफिट का वर्ड सुनते आए हैं और प्रॉफिट का आपको मतलब भी पता है, फायदा कह लें आप या कुछ भी कह लें। सो दिस इज profit. And conversely, if the outflows or the expenses are more than the inflows, which is the revenue, तो फिर उस सिचुएशन को हम कहते हैं लॉस। ये भी एक बड़ी कॉमन सेंस है जो आप आज तक करते आए हैं, पढ़ते हैं, सुनते आए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन, और लॉस इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ द बिजनेस। इन अदर वर्ड्स, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। ठीक है? अच्छा, अब इसको अगर आप देखें, प्रॉफिट की वर्किंग अकाउंटिंग में कैसे होती है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी बात करें, और इसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं प्रॉफिट के, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी। नंबर वन, प्रॉफिट की जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहला प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, सेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल्स मींस, मैं एक सेकंड बल्कि लिख भी देता हूं, यहाँ पे सेल का मतलब है सेल्स रेवेन्यू, मतलब वो रेवेन्यू जो सेल्स से आता है। इसमें से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं, और आपको याद होगा कल का लेक्चर कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एक्चुअली द अमाउंट और द एक्सपेंस दैट इज इनकर्ड ऑन मेकिंग द प्रोडक्ट, ऑन मेकिंग द प्रोडक्ट विच वाज बीइंग सोल्ड। उसके ऊपर मटेरियल का खर्चा, उसके ऊपर लेबर का खर्चा, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक कन्वर्ट करने में जो खर्चा, भी बिका कुछ नहीं, अभी बना लिया आपने वो चीज जो कि बेचने के काबिल है, तो वो सीजीएस कहलाता है। अगर आप
अपने रेवेन्यू में से सिर्फ और सिर्फ सीजीएस निकाल दें तो ये बन जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसकी जो टर्म है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, या इसको ग्रॉस इनकम भी कहा जाता है, ठीक है, एक ही बात है। तो ये याद रखिए ग्रॉस। इसी तरह आपको याद करना, आई मीन आपको पता होगा ये कॉन्सेप्ट ग्रॉस सैलरी का, ठीक है। आप जब भी किसी इदारे में जाएंगे तो वो आपको कहेंगे जी ये आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। तो ग्रॉस सैलरी पे इतना खुश ना होइएगा, ग्रॉस सैलरी का मतलब है कि आपको एक ओवरऑल अमाउंट क्या दी जाएगी, जिसका मतलब है कि अभी अभी इसमें से कुछ डिडक्शंस होनी बाकी हैं। सिमिलरली ग्रॉस प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा होता है, इसमें से भी कुछ डिडक्शंस होनी बाकी हैं। और कौन से डिडक्शन, जिस तरह कल मैंने आपको एक्सपेंसेस की एग्जांपल दी थी, तो उसमें हमने बात की थी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं ऑपरेटिंग, कुछ होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट भी होता है, टैक्स भी होता है। तो ये सारी चीजें भी आपने माइनस करनी है। तो अब वो माइनस करना शुरू करते हैं। आप जब सेल्स में से सीजीएस निकालते हैं तो आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालते हैं, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मैं आपको कहूंगा कि एडमिन एक्सपेंसेस भी हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी हैं। तो ये वाले एक्सपेंसेस जब आप निकालते हैं तो आपके पास जो प्रॉफिट बच जाता है उसको हम कहते हैं ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईबीआईटी स्टैंड्स फॉर, ये बड़ी एक मशहूर टर्म है, आप बार बार इसको सुनेंगे, ईबीआईटी या पीबीआईटी जो भी आप इसका नाम सुनेंगे। दिस मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दिस मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एंड इसका दूसरा नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के माइनस करने के बाद, यानी अभी आपने तमाम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस माइनस कर लिए, सीजीएस भी माइनस कर लिया, तो आपके पास जो प्रॉफिट आ गया दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अब अभी भी कहानी बाकी है जी। कहानी बाकी क्यों है? क्योंकि कुछ और एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको अथॉरिटीज अलाउ करती हैं अपने प्रॉफिट में से निकालना फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। आप क्यों निकालेंगे? बेवकूफ थोड़ी है जो निकालेगा, वो इसीलिए निकालेगा प्रॉफिट ताकि आपको टैक्स में से कुछ छूट मिल सके। तो अथॉरिटीज अलाउ करती हैं। साथ कंपनीज के कुछ और एक्सपेंसेस भी होते हैं, जिसमें एक एक्सपेंस है इंटरेस्ट। ईबीआईटी में से जब आप आई निकाल देंगे, मतलब इंटरेस्ट, तो पीछे रह गया ईबीटी, या इसको पीबीटी भी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स। इसको, इसका फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा, अब जो आपके पास प्रॉफिट रह गया, ये वो प्रॉफिट है जिस पे आपने टैक्स देना है। तो अक्सर हम सुनते हैं ना प्रॉफिट पे टैक्स देना है, टैक्स देना है। आप लोगों के लिए क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, तो आपको यहां मैं समझा दूं बेटा कि हर प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना होता। कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉफिट पे टैक्स देना है जो कि सारे एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपके पास बचता है। वो ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं है, वो है ईबीटी या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको हम इसके ऊपर अब टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जो भी परसेंटेज गवर्नमेंट की तरफ से डिटरमिन्ड है। और इस प्रॉफिट में से यानी ईबीटी में से जब आप टैक्स माइनस करते हैं तो आपके पास आता है नेट प्रॉफिट, जिसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको ये क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो फॉर एग्जांपल आपका जो रेवेन्यू था दैट वाज 1000 रुपीज, इसमें से आपने माइनस किया सीजीएस। फॉर एग्जाम्पल वो था 600 रुपीज। ये ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा माइनस, ठीक है। और आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आएगा? यू कैन कैलकुलेट इट, 400 रुपीज। फिर आप इसमें से माइनस करेंगे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और फॉर एग्जाम्पल ये है जी 150 के।
तो आपके पास आ जाएगा ईबीटी, ओके, बनता है 250 का, और इसमें से आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 100 रुपीज and you will get ये EBIT था ऊपर, you will get EBT और PBT, जो कि बनता है 150 का। अच्छा, इस पे अब आपने लगाना है टैक्स। फॉर एग्जाम्पल आपके मुल्क में टैक्स का रेट है फॉर एग्जाम्पल 30%। तो 30% किसका लेना है? 1000 का नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। 400 का नहीं, 250 का नहीं, आपने 30% लेना है इस 150 का। तो 150 का जब आप 30% लेते हैं तो ये बनता है 45। तो ये कंपनी ने टैक्स देना है, एक कंपनी 45 रुपीज टैक्स देगी ऑन दिस होल सिनेरियो। और इसका मतलब है कि आपका जो फाइनल प्रॉफिट है, जिसको आप कहते हैं नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो बनता है जी 105। ये वो प्रॉफिट है जो फाइनल है, जो कि तमाम एक्सपेंसेस के माइनस होने के बाद आपने कैलकुलेट किया है। अच्छा, अब अगली बात, वापस आते हैं जी इसके ऊपर। से पहले आपसे शेयर कर लूं, यहाँ पे पॉइंट लिखा है अर्निंग्स अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स, और उसके बाद है डिविडेंड एंड अदर इनकम। अब एक मिनट रुक गया, हाँ जी, यहाँ पे अब आ जाए वापस। अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर याद रखिएगा, ठीक है, वो टर्म। बेटा ये जो नेट प्रॉफिट है, ये कंपनी के पास तमाम एक्सपेंसेस के बाद आया, और ये अब प्रॉफिट किसका है? कंपनी का। कंपनी का तो नहीं है, क्यों? क्योंकि कंपनी तो सारी की सारी अपनी ओनर्स के पैसे से चल रही है। बेसिकली कंपनी इटसेल्फ इज नथिंग, ठीक है, कंपनी इज ऑल व्हाट द ओनर्स आर। तो कंपनी का अपना तो नहीं है प्रॉफिट, कंपनी ने ये प्रॉफिट एक्चुअली इन्वेस्टर्स को देना है वापस, जिन्होंने इन्वेस्ट किया उसके अंदर, और वो इन्वेस्टर्स को हम कहते हैं शेयर होल्डर्स या ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो दिस नेट प्रॉफिट is actually, या this belongs to the shareholder। ये जो 105 है, this belongs to the shareholder। तो इस नेट प्रॉफिट को हम अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर भी कहते हैं। अच्छा, तो this is actually the amount which we can distribute to the shareholders। 105 रुपए आप शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जी। अब मैंने जिक्र किया वी कैन, दिस मीन्स दैट इट इज आवर चॉइस एंड इट इज नॉट कंपल्सरी एट ऑल। It is not compulsory for the company to distribute this to the shareholders, but कंपनीज को करना पड़ता भी है, उसकी 100 वजूहत है। कंपनीज, वही मैंने कल वाली बात कहूंगा कि ये नहीं कहेंगे कि यार नहीं देना तो कोई बात नहीं, नहीं देते हम, कौन सा कोई कुछ कर सकता है, ऐसा तो नहीं होता। वो वरना आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा ना, आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, एंड अल्टीमेटली योर स्टॉक वुड क्रैश इन द मार्केट एंड दिस वुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इसीलिए आपको कुछ ना कुछ तो शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है। फिर कंपनी क्या करती है जी? अभी पिक्चर, वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये नेट प्रॉफिट जो है, इसको तो हम, यहां तक कैलकुलेशन आपको समझ लगी कि सारे एक्सपेंसेस माइनस करती है,
और इसी को कहते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर, यानी अवेलेबल है, इनको आप दें या ना दें, दैट इज योर डिस्क्रिप्शन। अब कंपनी फैसला करती है कि इस 105 में से हमने कुछ दे देना है, और वो क्या देना है? फॉर एग्जाम्पल द कंपनी सेज दैट वी विल पे 55 रुपीज एज डिविडेंड। ये अब नेट प्रॉफिट के बाद की बात चल रही है। इसका मतलब कंपनी के पास 55 रुपीज कंपनी ने इस नेट प्रॉफिट में से भी दे दिए। अच्छा, इसका मतलब है कि कंपनी ने कितने नहीं दिए? तो कंपनी ने जो नहीं दिए वो है आपके 50 रुपीज। ये 50 रुपीज कहलाते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, जो कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये नाम सुना होगा। और कंपनी के पास इस सारे रेवेन्यू की कहानी 1000 रुपए से जो शुरू हुई थी, कंपनी के पास अब बच गया 50 रुपीज, और 55 आपने अपने शेयर होल्डर्स को बांट दिया था 105 में से। नाउ दिस इज द प्रॉफिट दैट द कंपनी कैन यूज फॉर इटसेल्फ। कंपनी इससे कोई चीजें खरीदे, कोई एसेट्स परचेज करे, या रिजर्व्स में ले जाए, व्हाटएवर दे वांट टू डू फ्रॉम इट दे कैन, या इसको बुरे वक्तों के लिए रखे अपने पास, बाद में फ्यूचर के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो वो उसकी मर्जी है। बट ये 50 रुपया कंपनी के हिस्से आया। और ये जो बेटा आपके सामने एक फॉर्मेट आ रहा है, आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपने इसको, मेरा ख्याल है आप किसी ने बताया था कि शायद पढ़ा नहीं है। तो ये जो फॉर्मेट है, इसको हम कहते हैं इनकम स्टेट। इसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का रफली यही फॉर्मेट है। रफली मींस कि ये समराइज्ड फॉर्मेट है, और इसमें डिटेल्स आती हैं। किस तरह? इसमें आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिटेल वाइज भी मिलते हैं अक्सर जगहों पे कि अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल तो 150 है, लेकिन ये 150 कैसे बना? इस तरह बना। फिर आपको इसमें रेवेन्यू में डिफरेंट आ जाती हैं चीजें, कुछ रेवेन्यू की टाइप्स भी होती हैं। कभी क्रेडिट सेल्स अलहदा होती हैं, कैश सेल्स अलहदा होती हैं, परचेजेस को सीजीएस से अलहदा करके लिखा जाता है। वो डिफरेंट वेरिएशंस हैं। बट ये आप लोगों के लिए याद रखने के लिए और आगे इवन यूज करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और समराइज्ड फॉर्मेट है, जो आप लोगों ने यूज करना है इंशाल्लाह ताला। और आपने इसको ये फॉर्मेट याद भी रख लें, और ये बहुत इजी है, याद करना कोई ऐसा जरूरत भी नहीं, आपको याद हो ही गया होगा। लेकिन ये एक बड़ा मोटा फॉर्मेट है, और जो आपको आगे पढ़ाई में यही इस्तेमाल होना है, तो इसको याद रखिएगा। फाइनेंस में भी तमाम सब्जेक्ट्स में ये आपको या पता होना चाहिए इस फॉर्मेट के बारे में। दिस इज इनकम स्टेटमेंट। इतनी आसान थी। ये रेवेन्यू को एक जगह लिखा, और सिस्टमैटिकली आप एक्सपेंसेस को माइनस करते रहे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते रहे, एंड फाइनली यू एंड अप विद अ नेट प्रॉफिट। ये जो इसके बाद की कहानी है ना, ये इनकम स्टेटमेंट से हट जाती है। इसको फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट का नाम भी दिया जाता है। तो वो आप आगे कभी शायद ये ना करें, लेकिन आपको समझाने के लिए जरूरी था कि प्रॉफिट से फिर होता क्या है। प्रॉफिट तो कमा लिया, अब प्रॉफिट के बाद आप किधर जाते हैं, तो वो थोड़ी सी उसकी कहानी भी मैंने आपको बताई कि इसी में से डिविडेंड दिया जाएगा, और जो बच जाएगा वो रिटेन्ड अर्निंग्स के तौर पे चला जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे अब इन केस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी ना होती, और कंपनी को ये जो एंड पे नेट प्रॉफिट है ये माइनस में अगर आ जाता, विच मीन्स दैट द कंपनी वुड हैव इनकर्ड अ लॉस। मिसाल के तौर पे ये एक इनकम स्टेटमेंट दोबारा बनाते हैं विद लॉस, और रेवेन्यू कंपनी को फॉर एग्जांपल हुआ जी 1000 का, सीडीएस कंपनी का ज्यादा हो गया क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई या लेबर बढ़ गई, जो भी हो गया, फॉर एग्जांपल वो 800 तक अगर चला गया, और अभी तक तो ग्रॉस प्रॉफिट ही है,
ये बात भी समझिएगा, ठीक है? कितना? 200 का। इसमें से अब आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, वो हो गए फॉर एग्जांपल 150 ही रखें, चलें समझाने के लिए आपको। ठीक है जी, और इसके बाद ओहो, एक मिनट, अच्छा ठीक है जी, ये रहा आपका, यार ये एक मिनट जी, हाँ चलें, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आपका ईबीआईटी आ गया 50 का, और इंटरेस्ट भी अगर 100 रखें, तो पिछला वाला ही एग्जांपल है, तो आपका अब देखें जी, 50 प्रॉफिट से 100 जब माइनस करेंगे, तो आपको बेसिकली पीबीटी की जगह आपको हो जाएगा लॉस बिफोर टैक्सेस, और वो कितना हो जाएगा? 50 का लॉस। अब यहाँ पे अमूमन तो आपको इस पीबीटी के ऊपर ही टैक्स देना पड़ता है, तो यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, इस केस में आपका टैक्स होगा 0, 0, 0, 0, 0, which means that you do not pay taxes on loss। ये बात याद रखिएगा, आगे आप टैक्सेशन का जब चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आपको ये बात सबसे पहले बताई जाएगी कि देयर इज नो लॉस ऑन, देयर इज नो टैक्स ऑन लॉस। तो यहाँ पे अब आपका नेट लॉस भी, जो नेट प्रॉफिट था पहले, वो अब आपका नेट लॉस होगा, और उसको कहा जाए, वो कितना होगा? 50 का, क्योंकि कोई टैक्स था ही नहीं। ठीक है, तो अब कंपनी के पास लॉस है 50 रुपीज का। तो ये हमारी डिस्कशन थी रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। और अब मैं आप लोगों के लिए कुछ बड़ी मजे मजे की वीडियोस मैंने बनाई तो नहीं, ढूंढी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और सबसे पहले ये इस इन वीडियोस में ना अब रिवीजन है, ये 5 चीजें दोबारा बता रहा हूं बेटा, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, इनकम एंड प्रॉफिट एंड इक्विटी, और इवन इसमें प्रॉफिट लॉस भी ऐड कर ले। ये बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट समझना। आपने समझ लिया, समझे, आपको काउंटिंग आ गई। लैब ये बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये भी हम आगे सीख भी लेंगे बनानी, और ये ना भी सीखे ना तो खैर है, क्योंकि कंप्यूटर अब बनाता है। आपको बस फॉर्मेट का बेसिक पता होना चाहिए, बाकी कंप्यूटर ने बनानी है। आपको इन चीजों के बारे में समझ होनी चाहिए, ठीक है? तो चलें, ये पहली जो वीडियो है, दिस इज द दिस इज रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी होंगे, कुछ रिवीजन हो जाएगी। तो ये मैं अक्सर एग्जांपल्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस में वीडियोस दिखाता रहता हूँ, रिवीजन भी हो जाती है इससे, और आपको कुछ एग्जांपल्स भी मिल जाते हैं। तो चलें जी, लेट्स सी द फर्स्ट वीडियो। What are assets and liabilities? Once you understand how the terms assets and liabilities are used in business, you can use that knowledge to your benefit in your personal life as well. In accounting, assets and liabilities are terms that you will find on the balance sheet. What you own is on the left, assets. What you owe is on the right, liabilities and equity. Let's work through some examples of assets and liabilities. What about a machine the company bought to produce goods that it is selling? This is a tangible fixed asset, something that the company owns and that has physical form. Let's place that in assets on the left. What about accounts receivable? These are invoices sent to the customer, which the customer has not paid yet. This is an asset as well. We own the right to collect the money for the goods or services we have delivered. What about accounts payable? These are invoices received from a supplier, which the company has not paid yet. This is a liability. We owe money to the supplier. Let's place that on the right. Cash. Cash is a financial asset. Cash is very liquid.
In most cases, you can use it immediately to pay your obligations. Inventory. Inventory is an asset as well. These are goods that we own and intend to sell. A loan agreement, a borrowing debt. The company owes money to the bank. This is a liability. We now have many of the elements of a balance sheet for a company. There is one more very important element which fits in the bottom right corner of the balance sheet: equity. Equity is the shareholder capital. You can calculate it by taking the total value of the assets minus the total value of the liabilities. Now that you understand the picture of assets, liabilities and equity on the balance sheet, let's think of the dynamics going on in a company. A company will try to generate a return on assets. If the revenues generated from selling goods and services are bigger than the expenses, such as labor, materials and depreciation of manufacturing equipment, then the company generates a profit. Return on assets relates the amount of profit made to the assets needed to generate that profit. Some companies need very few assets to generate a substantial profit. Other companies may need a lot of assets to generate only a modest profit. Increasing ROA is generally a good thing. On the liability side, having debt generates a cost of borrowing. The amount of interest that the company pays depends on the amount borrowed and the interest rate. If a company improves its financial health, its cost of borrowing tends to go down. In general, it is good to have a return on assets that far exceeds the cost of borrowing. Let's apply what we learned about assets and liabilities to assets and liabilities in your personal life. What if you own a house? That's an asset. However, if you rent a house as a tenant, then you wouldn't put the house on your balance sheet as an asset, as you don't own it. What if you own a car? That is an asset as well. If you lease a car, you wouldn't put the car on your balance sheet as an asset, as you don't own it. What about cash? That is an asset. Unpaid credit card bills, a liability. A portfolio of stocks, an asset. A loan agreement with a bank, for example the mortgage loan on your house, a liability. There is one more element which fits in the bottom right corner of the balance sheet: equity. You can calculate it by taking the total value of the assets minus the total value of the liabilities. Within the assets in your personal life, there can be items that we call potential earning assets. Cash in a savings account that pays you interest, and stocks in an investment portfolio that pay a dividend or go up or down in value. Just like companies monitor their cost of borrowing closely, you should also keep track of your cost of borrowing on various types of debt you might have outstanding. Chances are that the unpaid credit card bills carry the highest interest rate and therefore should get the highest priority in paying down. So what is financial wealth in somebody's personal life? A lot of people mistake wealth for assets. We tend to think that the more assets somebody has, the wealthier that person is. But what if that beautiful yacht, as well as that fancy sports car, are all debt financed? Assets increase, the person owns more, but liabilities also increase, the person owes more. The more debt you add, the more fragile you get. The true measure of financial wealth, which is often not visible to the outside world, is the amount of equity that somebody has. Assets minus liabilities. Looking at somebody's assets without knowing how they are financed might be deceiving. It might actually be the person with a smaller house and the older car, but with very few or even no liabilities, that is the more financially wealthy. Want to learn more about business, investing and finance? Then subscribe to the Finance Storyteller YouTube channel. Thank you. चलें जी, this was a video जो कि assets और liabilities के बारे में थी. अब जो next video है ये आपको जो दूसरी चीज हमने देखी थी इक्विटी के बारे में, तो वो इक्विटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगी और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग मजे की वीडियो है. लेट्स वॉच दिस.
is equity? Have you ever wondered the answer to that question? What is it? Perhaps in a conversation you heard someone say, yeah man, I have 150K in equity. What does that even mean? Well, in this video we're going to talk about that. So let's say you decide to buy a house for $300,000. Now we're going to keep this discussion simple. We're not going to go into all of the details and the fees of owning a home. But let's say that's the current value of your home. And you took out a loan or a mortgage for $300,000 to buy the home. Equity is the difference between assets and liabilities. Your home is an asset because you can go to the market and sell it in exchange for cash. It has a value. The loan is a liability because it's something you have to pay back. So right now, your equity is 0 because these two are the same. But let's say in 5 years, the value of your home appreciates to $400,000. So that means that you've gained $100,000 in appreciation or in value. Now, in the course of those 5 years, let's say that you pay down the mortgage from $300,000 to $210,000. How much equity do you now have in your home? As was mentioned before, equity is the difference between assets and liabilities. You have an asset that is $400,000 in value. Your liability is $210,000. Equity will be the difference between those two values. So 400,000 minus 210,000 will give us an equity of 190,000. So that's how much equity you would have in your home. So what does that even mean? Well, it means that if you liquidate your asset, if you sell your home for 400,000 and pay all of your mortgage for 210,000, this is how much cash you're going to have at the end of those transactions. So equity tells you how much value you have in your home after paying off all of your liabilities. That's the basic concept of it. So hopefully this video helped you to understand the concept of equity as it relates to your home. Well, video we're going to talk about that. अच्छा जी, this was about equity. थोड़े से examples से equity के. Obviously you have gone through these examples. और finally एक आपको ना ये आज का जो टॉपिक था इसके बारे में एक वीडियो है और ये वीडियो है रेवेन्यू प्रॉफिट अर्निंग्स और इसके बारे में एक एग्जांपल है, बड़ी बेसिक सी एग्जांपल है। चलिए देख लें, फिर हम उसके बाद डिस्कस करते हैं। Runs a one-man business which revolves around him building wooden swords that he sells at $10 each. Last year, he sold 10,000 swords, generating a grand total of $100,000. We call this amount his revenue. Unfortunately for him, he doesn't just keep the entire amount. First of all, there are direct costs involved in making the swords. These are called Cogs, as in cost of goods sold. In his case, we'll say they amount to $4 per sword that he spends on materials. If he had employees, there would be direct labor costs as well. After subtracting the $40,000 cost of goods sold from the $100,000 revenue, we are left with a so-called $60,000 gross income, also referred to as gross profit or gross earnings. Once again, however, he doesn't keep this amount either because there are more than just direct costs involved. Tom's business also has expenses such as rent and taxes need to be paid. Let's say his expenses including rent amount to $25,000 yearly, whereas taxes amount to $20,000 per year. After subtracting the $25,000 expenses and $20,000 for taxes, we are only left with $15,000, called the net income, net profit, or net earnings. Since this amount is usually found on the last line of the income statement of a company, it's also referred to as the bottom line. Broadly speaking, that's pretty much it. चलें जी, सो
आई गेस ये अब आप लोगों को ना यार इन 5 अमाउंट्स की इन 5 कॉन्सेप्ट्स की समझ लग जानी चाहिए। और अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो भी इंशाल्लाह ताला वैसा ही जो एक मज़े का बड़ा सेशन था। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे एक ऑनलाइन क्लास का मज़ा आया था बिकॉज़ आई गॉट मेनी क्वेश्चंस। बहुत से उसमें से हमारे सिलेबस से इररिलेवेंट भी थे, बट अगेन अ क्वेश्चन इज़ ऑलवेज़ लाइक्ड, और एटलीस्ट मैं मेरा ये कॉन्सेप्ट है। सो चले अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का। ये भी बड़ा मजे का टॉपिक है, समझने वाला। अगर आप समझ के पढ़ेंगे एग्जाम को ज़हन से निकालते हुए, तो इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी ट्यूसडे को नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।